हेलो फ्रेंड्स, एचएस हिंदी न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज 9 अगस्त 2022 को दिन मंगलवार है और श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि है। आइए हम पहली खबर का रुख करते हैं देश के उपराष्ट्रपति के संबंध में। देश के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू को आज राज्यसभा में विदाई दी गई। नायडू बुधवार यानी 10 अगस्त को अपना पद छोड़ देंगे, जिसके बाद इस पद को संभालने का जिम्मा जगदीप धनखड़ के कंधों पर आ जाएगा। धनखड़ 11 अगस्त को देश के नए उपराष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेंगे। वेंकैया नायडू की विदाई के मौके पर पीएम मोदी ने आज राज्यसभा में अपना संबोधन दिया। इस दौरान उन्होंने वेंकैया नायडू को उनके कार्यकाल के समापन पर धन्यवाद दिया और कहा कि यह सदन के लिए बहुत ही भावुक पल है। विदाई संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि सभापति वेंकैया नायडू जी, आप तो देश के एक ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जिसने सभी भूमिकाओं में हमेशा युवाओं के लिए काम किया। आपने सदन में भी हमेशा युवा सांसदों को आगे बढ़ाया, उन्हें प्रोत्साहन दिया। उपराष्ट्रपति पद के रूप में आपने सदन के बाहर जो भाषण दिए उनमें करीब 25% युवाओं के बीच में रहे। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। साथ ही उन्होंने कहा कि आज़ादी के अमृत महोत्सव में आज जब देश अपने अगले 25 सालों की नई यात्रा की शुरुआत कर रहा है, तब देश का नेतृत्व भी एक तरह से नए युग के हाथों में है। हम जानते हैं कि इस बार हम ऐसा 15 अगस्त मना रहे हैं जब देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, स्पीकर और प्रधानमंत्री सबके सब वो लोग हैं जो आज़ाद भारत में पैदा हुए। सबके सब बहुत ही साधारण बैकग्राउंड से आते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि आज हम राज्यसभा सभापति वेंकैया नायडू जी को उनके कार्यकाल की समाप्ति पर धन्यवाद देने के लिए इकट्ठे हुए हैं। इस सदन के लिए ये बहुत ही भावुक पल है। सदन के कितने ही ऐतिहासिक पल आपकी गरिमामयी उपस्थिति से जुड़े हुए हैं। अब अगली खबर है नीति आयोग की बैठक के संबंध में। पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली नीति आयोग की बैठक के दौरान एक बार फिर तल्ख तेवर दिखाए हैं। उन्होंने मोदी सरकार से केंद्र और राज्य के बीच समन्वय के लिए अधिकार आयोग के गठन की मांग कर दी। इसके साथ ही ममता ने कहा कि केंद्र सरकार को अपनी योजनाएं राज्यों के मत्थे नहीं थोपनी चाहिए। दरअसल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नीति आयोग की बैठक में इस बात पर जोर दिया है कि केंद्र को राज्य सरकार की मांगों को अधिक गंभीरता से लेना चाहिए और उन पर कोई नीति थोपी नहीं जानी चाहिए। सूत्रों के मुताबिक ममता बनर्जी ने कहा कि केंद्र और राज्यों के बीच अधिक सहयोग होना चाहिए, जिससे कि समन्वय स्थापित हो सके। इसके साथ ही तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी ने यह भी कहा है कि राज्य सरकारों पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने के लिए दबाव नहीं डाला जाना चाहिए। पश्चिमी बंगाल सरकार एनईपी को लागू करने की इच्छुक नहीं थी। इसने एनईपी की जांच करने और शिक्षा पर राज्य स्तरीय नीति की आवश्यकता का आकलन करने के लिए अप्रैल में विशेषज्ञों की 10 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था। ममता ने कहा है कि केंद्र को राज्यों का अधिक सहयोग करना चाहिए। गौरतलब है कि ममता बनर्जी लंबे समय बाद में पीएम मोदी की किसी बैठक में शामिल हुई है। उन्होंने पिछले साल नीति आयोग की वर्चुअल बैठक में भी भाग नहीं लिया था। आपको बता दें कि रविवार को कोविड-19 महामारी के बाद पहली बार नीति आयोग की प्रत्यक्ष बैठक हुई थी, जिसमें पीएम मोदी समेत 23 मुख्यमंत्री, 3 उपराज्यपालों एवं सभी केंद्रीय मंत्री और अधिकारी मौजूद थे। अब अगली खबर है राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल के दिए गए बयान के संबंध में। राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने एक बयान देते हुए कहा है कि उन्हें 50 साल कोर्ट में प्रैक्टिस करने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट से कोई उम्मीद नहीं बची है। कपिल सिब्बल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा कोई ऐतिहासिक फैसला भले ही पास हो जाए, लेकिन इससे ज़मीनी हकीकत शायद ही बदलती है। कपिल सिब्बल एक पीपुल्स ट्रिब्यूनल के कार्यक्रम में बोल रहे थे। कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट के कुछ हालिया फैसलों को लेकर अपनी असहमति दर्ज कराई है और नाराजगी व्यक्त की है। गुजरात दंगों के याचिकाकर्ता जाकिया जाफरी की याचिका खारिज मांग करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के प्रावधानों को बरकरार रखने के लिए फैसले की भी आलोचना की है, जिसमें प्रवर्तन निदेशालय को व्यापक अधिकार दिए गए थे। बता दें कि दोनों ही मामलों में कपिल सिब्बल याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए थे। कपिल सिब्बल ने आईपीसी की धारा 377 को असंवैधानिक घोषित करने के फैसले का उदाहरण देते हुए कहा कि फैसला सुना जाने के बावजूद जमीनी हकीकत जस की तस बनी हुई है। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता तभी संभव है जब हम अब अपने अधिकारों के लिए खड़े हों और उस स्वतंत्रता की मांग करें। उन्होंने कहा कि राजनीतिक रूप से संवेदनशील मामले कुछ न्यायाधीशों को सौंपे जाते हैं और फैसले की भविष्यवाणी पहले से ही की जा सकती है। लॉ वेबसाइट लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित हालिया
पीएमएलए फैसले को संबोधित करते हुए कपिल सिब्बल ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय बेहद खतरनाक हो गया है। उसने व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सीमा को पार कर दिया है। उन्होंने कहा कि मामले की अध्यक्षता करने वाले न्यायाधीश ने कहा था कि पीएमएलए एक दंडात्मक कानून नहीं है, जबकि अपराध सहित सभी पीएमएलए के तहत अपराध से प्राप्त संपत्ति की परिभाषा दंडनीय है। बता दें कि पिछले महीने मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी पर भी सिब्बल ने कोर्ट में असहमति जताई थी और उन्होंने कहा था कि हाल के दिनों में जो कुछ हुआ है उसके लिए संस्था के कुछ सदस्यों ने हमें निराश किया है और मैं अपना सिर शर्म से झुकाता हूँ। अब अगली खबर का रुख करते हैं कांग्रेस द्वारा हिमाचल में किए गए वायदों के संबंध में। हिमाचल प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस ने राज्य में उनकी सरकार बनने पर घरेलू उपभोक्ताओं को 300 यूनिट मुफ्त बिजली और गरीब महिलाओं को 1500 रुपये प्रति माह आर्थिक सहायता देने का वादा किया है। हिमाचल कांग्रेस के मुख्य चुनाव पर्यवेक्षक भूपेश बघेल जो कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री है, ने कहा है कि सरकार बनने पर राज्य में पुरानी पेंशन योजना भी शामिल करेंगे। अब खबर है संसद के मानसून सत्र के संबंध में। संसद का मानसून सत्र सोमवार को अपने निश्चित समय से 4 दिन पहले ही अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गया है। इस दौरान लोकसभा में मात्र 48% काम हुआ, वहीं राज्यसभा में विभिन्न मुद्दों पर हंगामे के कारण 47 घंटे कामकाज बाधित हुआ। संसद का मानसून सत्र 18 जुलाई से 12 अगस्त तक चलने का कार्यक्रम था। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने निचले सदन की बैठक को अनिश्चित काल के लिए स्थगित किए जाने से पहले अपने पारंपरिक संबोधन में कहा कि इस सदन में 16 बैठकें हुई, जिनमें 44 घंटे 29 मिनट कामकाज हुआ। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उपस्थित थे। लोकसभा सचिवालय के एक वक्तव्य के अनुसार महंगाई पर चर्चा में 31 सदस्यों ने भाग लिया। गैर सरकारी सदस्यों द्वारा 91 विधेयक पेश किए गए। लोकसभा सचिवालय के अनुसार एक वक्तव्य के अनुसार मानसून सत्र में सभा की कार्य उत्पादकता 48% रही। बिरला ने कहा कि सत्र के पहले दिन सदन के 4 नए सदस्यों ने शपथ ग्रहण किया, जिसके बाद अब सदन में एक भी स्थान रिक्त नहीं है। लोकसभा अध्यक्ष ने बताया कि सदन में नियम 377 के तहत 318 विषय उठाए गए और शून्यकाल में लोक महत्व के 98 मामले उठाए गए। उन्होंने कहा कि संसद की स्थायी समितियों की 41 रिपोर्ट पेश की गई और मंत्रियों ने विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर 47 वक्तव्य दिए। बिरला ने कहा कि 16 तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर मंत्रियों ने दिए। बिरला ने कहा कि गैर सरकारी सदस्यों द्वारा 91 विधेयक पेश किए गए और भारतीय जनता पार्टी सांसद जनार्दन सिग्रीवाल के अनिवार्य मतदान विधेयक को सभा की सहमति से वापस लिया गया। मानसून सत्र में लोकसभा की कार्रवाई अधिकतर समय विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण बाधित रही थी। राज्यसभा में मानसून सत्र 18 जुलाई को शुरू होने के बाद महंगाई समेत कई मुद्दों पर विपक्ष के सदस्यों के हंगामे के कारण अधिकतर समय कामकाज बाधित रहा। सत्र के दौरान सदन में अमर्यादित आचरण के कारण विपक्ष के 23 सदस्यों को निलंबित भी किया गया। इन सदस्यों को 26, 27 और 28 जुलाई को इस सप्ताह के शेष दिनों के लिए निलंबित किया गया। सभापति ने कहा कि स्वीकृत किए गए 235 तारांकित प्रश्नों में से मात्र 61 का ही मौखिक रूप से उत्तर दिया जा सका। उन्होंने कहा कि सत्र के दौरान केवल 5 सरकारी विधेयकों को चर्चा कर पारित किया जा सका। इससे पहले सोमवार को उच्च सदन में सभापति नायडू को विदाई भी दी गई। अब अगली खबर है चंबा में बादल फटने से हुई तबाही पर। सरोग और कंधवारा में बादल फटने से भारी तबाही हुई है। बड़ोगा गांव में भूस्खलन से मकान की दीवार गिरने से 15 वर्षीय युवक की मौत हो गई है। प्रदेश में जारी बारिश के बीच सोमवार को जिला चंबा के सलूणी उपमंडल के सरोग और कंधवारा में बादल फट गए। बड़ोगा गांव में भूस्खलन से मकान की दीवार गिरने से 15 वर्षीय युवक की मौत हो गई। युवक के माता पिता चोटिल हो गए हैं। कंधवारा में बादल फटने से 6 घरों में मलबा भर गया है। प्रभावितों को सुरक्षित जगह पर शिफ्ट कर दिया गया है। सलूणी उपमंडल के सरोग प्रथम और द्वितीय में एक पैदल चलने वाला पुल, एक घराट, 2 गौशालाएं और 20 भेड़ बकरियां, गायें और बैल पानी के तेज बहाव में बह गए हैं। भारी बारिश से जिला चंबा में 6 पक्के मकान, 7 कच्चे मकान, 5 गौशालाएं, 11 घराट क्षतिग्रस्त हुए हैं। 10 वाहन भी बह गए हैं। हड़सर भरमौर मार्ग पर पहाड़ से गिरी चट्टान के कारण वाहन योग्य पुल का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है। इससे मणि महेश का रुख करने वाले श्रद्धालुओं की मुश्किलें बढ़ गई हैं। प्रशासन ने आगामी 2-3 दिनों तक यात्रा स्थगित करने की
श्रद्धालुओं से अपील की है। प्रदेश में सोमवार शाम तक 81 सड़कों पर वाहनों की आवाजाही ठप रही। 79 बिजली ट्रांसफार्मर और 13 पेयजल योजनाएं भी बंद रहीं। किन्नौर जिले में रविवार को देर रात को बारिश होने से भावर नगर के पास भूस्खलन होने से बंद नेशनल हाईवे 6 घंटे बाद में जाकर के बहाल हुआ। इस दौरान दोनों ओर वाहनों की लंबी लाइनें लग गई। जिला मंडी में भारी बारिश से सुलपुर जबोट पंचायत में जबोटी खड्ड के किनारे बना पंप हाउस पानी के तेज बहाव से क्षतिग्रस्त हो गया। जिला कुल्लू में सड़कों के बंद होने से बागवान परेशान हैं। सेब की मंडियों में पहुंचना मुश्किल हो गया है। मनाली के वशिष्ठ के पास ब्यास में बाढ़ आने से मनाली लेह मार्ग का एक हिस्सा बह गया है। बाहंग और वशिष्ठ बिहाल प्रशासन ने खतरे की जद में आए करीब 30 मकानों और दुकानों को खाली करवा लिया है। वहीं भूस्खलन के कारण लाहौल में ग्राम्फू काजा मार्ग पर यातायात ठप हो गया है। राजधानी शिमला में दोपहर तक धूप खिली। शाम 4 बजे शहर में बादल झमाझम बरसे। जिला कांगड़ा में सोमवार को मौसम साफ रहा। गगल एयरपोर्ट में सोमवार को सभी विमानों ने उड़ान भरी। प्रदेश अब अगली खबर का रुख करते हैं जलवायु परिवर्तन के संबंध में। जलवायु परिवर्तन की वजह से मौसम को लेकर गंभीर घटनाओं की सटीक भविष्यवाणी करने की पूर्वानुमान एजेंसियों की क्षमता को प्रभावित हुई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि दुनिया भर की मौसम एजेंसियां अपनी निगरानी नेटवर्क और मौसम पूर्वानुमान मॉडल में सुधार लाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। महापात्रा ने कहा कि देश में मानसूनी बारिश का कोई स्पष्ट रुझान देखने को नहीं मिला है, लेकिन जलवायु परिवर्तन के कारण भारी वर्षा के मामले बढ़े हैं, जबकि हल्की बारिश की घटनाओं में कमी दर्ज की गई है। भारत में मानसून पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, हमारे पास 1901 से लेकर के अब तक मानसूनी बारिश का डेटा उपलब्ध है। इसके तहत उत्तर पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में बारिश में कमी, जबकि पश्चिम में कुछ क्षेत्रों मसलन पश्चिमी राजस्थान में वर्षा में वृद्धि की बात सामने आती है। महापात्रा ने कहा कि पूरे देश पर गौर करें तो मानसूनी बारिश का कोई स्पष्ट रुझान नजर नहीं आता है। मानसून अनियमित है और इसमें व्यापक स्तर पर उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। केंद्र सरकार ने 27 जुलाई को संसद में बताया था कि उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, मेघालय और नागालैंड में बीते 30 वर्षों में दक्षिण पश्चिम मानसून से होने वाली बारिश में उल्लेखनीय कमी देखने को मिली है। इसने कहा था कि इन 5 राज्यों में अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में वार्षिक औसत वर्षा में भी उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है। मृत्युंजय महापात्रा ने यह भी कहा कि 1970 से लेकर अब तक के बारिश के दैनिक डेटा के विश्लेषण से पता चलता है कि देश में भारी वर्षा के दिनों में वृद्धि हुई है, जबकि हल्की या मध्यम स्तर की बारिश के दिनों में कमी आई है। उन्होंने कहा, इसका मतलब यह नहीं है कि अगर बारिश नहीं हो रही है तो ये एकदम नहीं हो रही है, और अगर बारिश हो रही है तो बहुत ज़्यादा पानी बरस रहा है। कम दबाव का क्षेत्र बनने पर बारिश अधिक तीव्र होती है। ये भारत सहित उष्णकटिबंधीय बेल्ट में देखे जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रुझानों में से एक है। अध्ययनों ने यह साबित किया कि भारी बारिश की घटनाओं में वृद्धि और हल्की वर्षा के दिनों में कमी जलवायु परिवर्तन का। अब अगली खबर है श्रीनगर से। सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के एक हाइब्रिड आतंकवादी को रविवार को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उक्त जानकारी देते हुए बताया कि गिरफ्तार आतंकवादी से हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए हैं। श्रीनगर पुलिस ने ट्वीट करके कहा कि श्रीनगर पुलिस और 2 राष्ट्रीय राइफल की संयुक्त टीम ने खुफिया सूचना के आधार पर लश्कर-ए-तैयबा के हाइब्रिड आतंकवादी अर्शिद अहमद भट्ट पुत्र अब्दुल करीम को लावाईपुरा से गिरफ्तार किया है, जो संगम बड़गांव का निवासी है। पुलिस ने बताया कि आरोपी के पास से 5 पिस्तौल की मैगजीन, 50 कारतूस और 2 हथगोले बरामद किए गए हैं। उन्होंने बताया कि मामले में एक प्राथमिकी दर्ज की गई है। अब बात करते हैं जेईई मेंस 2022 के रिजल्ट के संबंध में। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने आईआईटी और आईआईटी संस्थानों में इंजीनियरिंग के प्रवेश के लिए जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन मेन 2022 के सेशन 2 का रिजल्ट भी जारी कर दिया गया है। साथ ही पेपर 1 की आंसर शीट भी जारी कर दी गई है। करीब 7 लाख स्टूडेंट्स ने यह एग्ज़ाम पूरे देश में दिया था, जिसमें से 24 ने 100 में से 100% हासिल किए हैं। इस रिजल्ट में क्वालिफाइंग परसेंटाइल हासिल करने वाले स्टूडेंट्स अब जेईई एडवांस की तैयारी शुरू कर सकते हैं, जिसके लिए आईआईटी बॉम्बे ने रविवार को ही रजिस्ट्रेशन ओपन कर दिए हैं। महाराष्ट्र के श्रोनिक मोहन शकीला, राजस्थान की नव्या,
और कृष्ण शर्मा हरियाणा के सार्थक महेश्वरी टॉपर्स की लिस्ट में शामिल हैं। यदि आपने अभी तक अपना रिजल्ट चेक नहीं किया है तो आप जेईई मेन की ऑफिशियल वेबसाइट jeimain.nta.nic.in पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। इसके अलावा ntaresults.nic.in और nta.ac.in पर भी आपको रिजल्ट मिल जाएगा। जेईई मेंस 2022 की टॉपर लिस्ट में जगह बनाने वाले 24 छात्रों में सबसे ज़्यादा 5 छात्र आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा 4 स्टूडेंट राजस्थान के अव्वल रहे हैं। दिल्ली के एक भी स्टूडेंट ने 100 परसेंटाइल हासिल नहीं किया है। 100 परसेंटाइल पाने वालों में महाराष्ट्र, पंजाब, असम, बिहार, केरल, कर्नाटक और झारखंड का एक स्टूडेंट शामिल है, जबकि आंध्र प्रदेश व तेलंगाना के 5, राजस्थान के 4 और उत्तर प्रदेश के 2 स्टूडेंटों ने यह क्रेडिट हासिल किया है। एनटीए के मुताबिक जुलाई में आयोजित सेशन 2 में कुल 6.29 लाख स्टूडेंट ने शामिल कराया था, जिनमें से 4,68,205 स्टूडेंट्स दोनों सेशन में शामिल हुए। एनटीए ने पेपर 1 2 सेशन में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड में आयोजित किया था। सेशन 1 का आयोजन 24 से 30 जून तक, सेशन 2 का एग्ज़ाम 25 से 30 जुलाई तक कराया गया था। स्टूडेंट्स दोनों सेशन में शामिल हो सकते थे। दोनों सेशन के कैंडिडेट स्कोर के बेस्ड परफॉर्मेंस के आधार पर फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की गई है। 2.5 लाख स्टूडेंट्स को एडवांस में मौका मिलेगा। एनटीए की तरफ से जारी मेरिट लिस्ट में टॉप 2.5 लाख स्टूडेंट्स को जेईई एडवांस में शामिल होने का मौका मिलेगा, जिससे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन होता है। जेईई एडवांस का रजिस्ट्रेशन 7 अगस्त से शुरू हो चुका है, जबकि इसका टेस्ट 28 अगस्त को आयोजित। अब अगली खबर है यूजीसी नेट 2022 फेज 2 एग्जाम के संबंध में। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष एम जगदीश कुमार ने बताया कि 12, 13 और 14 अगस्त 2022 को प्रस्तावित यूजीसी नेट परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार दूसरे फेज की यूजीसी नेट परीक्षा 2022 अब 20 से 30 सितंबर 2022 तक आयोजित की जाएगी। परीक्षा का नया शेड्यूल और एडमिट कार्ड के आने के बारे में जल्दी ही यूजीसी नेट की वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in के जरिए सूचना उपलब्ध कराई जा सकती है। यूजीसी चेयरमैन ने कहा कि 20 और 30 सितंबर को 64 विषयों में परीक्षा आयोजित की जाएगी। उन्होंने बताया कि अभ्यर्थियों को एग्जाम सिटी डिटेल्स की जानकारी 11 सितंबर को मिल जाएगी। इस परीक्षा के एडमिट कार्ड 16 सितंबर से जारी किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही अफवाहों पर भरोसा न करें। अभ्यर्थी भरोसेमंद सूचना के लिए एनटीए की वेबसाइट को नियमित रूप से देखें या ugcnet@nta.ac.in पर किसी भी पूछताछ के लिए ईमेल करें। यूजीसी नेट जून 2022 और दिसंबर 2021 चरण 2 परीक्षा का आयोजन राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए द्वारा कराया जा रहा है। पहले चरण की यूजीसी नेट परीक्षा 9, 11 और 12 जुलाई 2022 को पूरे भारत में विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर 33 विषयों के लिए आयोजित की गई थी। एनटीए शेष विषयों के लिए 12, 13 और 14 अगस्त 2022 को परीक्षा आयोजित किया जाना था, जो 20 सितंबर के बाद आयोजित की जाएगी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा दिसंबर 2021 और जून 2022 का आयोजन 2 चरणों में प्रस्तावित किया जाना था। पहले चरण की नेट परीक्षा जुलाई में हो चुकी है, अब दूसरे चरण की परीक्षा बाकी है। यह एक कंप्यूटर पर आधारित टेस्ट होगा। यूजीसी की राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा देश के विश्वविद्यालयों, कॉलेजों, असिस्टेंट प्रोफेसर, जूनियर रिसर्च फेलोशिप की भर्ती के लिए आयोजित की जाती है। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय स्तर की इस परीक्षा के लिए 2021 में करीब 13 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन। आईआईटी से संबंधित एक और खबर का हम रुख करते हैं। एकेडमिक सत्र 2021-22 में आईआईटी मद्रास को कैंपस प्लेसमेंट के दौरान 1199 जॉब ऑफर मिले, जो कि इंस्टीट्यूट में अब तक की सर्वाधिक संख्या है। इस सत्र में कैंपस प्लेसमेंट के दौरान छात्रों की औसत सैलरी 21.48 लाख प्रतिवर्ष रही है। सर्वाधिक सैलरी की पेशकश $2.5 लाख तकरीबन 1.990 करोड़ रही। वहीं जॉब ऑफर्स के लिए पंजीकृत 80% छात्रों को जॉब भी मिल गई है। 380 कंपनियों से आईआईटी मद्रास को 1199 जॉब ऑफर मिले हैं।
अब अगली खबर है कोरोना से संबंधित चाइना से। कोरोना का साया चीन से ज़्यादा दिख ही नहीं रहा है। कोरोना वायरस बार बार और अलग अलग शहर में अपनी दस्तक देकर लोगों को परेशान कर रहा है। हाल ही में कोविड-19 के मरीज बढ़ने पर चीन के सान्या शहर में सरकार ने लॉकडाउन की घोषणा कर दी है। लॉकडाउन लगने से यहाँ और रिसोर्ट शहर में 80,000 से ज़्यादा टूरिस्ट फंस गए हैं। लॉकडाउन में किसी को भी बाहर निकलने की अनुमति नहीं है। बता दें कि चीन अपनी सख्त कोविड पॉलिसी की वजह से लगातार सुर्खियों में बना रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक रविवार को सान्या शहर में कोरोना के 483 मरीज सामने आए। एक ही दिन में इतने मरीज मिलने के बाद आनन फानन में स्थानीय प्रशासन ने पूरे शहर में लॉकडाउन लगाने का फैसला कर लिया। हालांकि टूरिस्टों के लॉकडाउन में फंसने की वजह से स्थानीय प्रशासन ने कुछ अहम फैसले भी लिए हैं। अफसरों ने बताया कि अगर टूरिस्ट की 7 दिन में 5 PSR रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो वे यहाँ से बाहर निकलकर अपने अपने घर वापस जा सकते हैं। इसके अलावा शहर के सभी होटलों से कहा गया है कि वे टूरिस्टों को लॉकडाउन पर 50% छूट देंगे। चीन सरकार कोरोना को ख़त्म करने के लिए लंबे समय से सख्ती कर रही है, लेकिन उसकी तमाम सख्ती के बाद भी कोरोना दस्तक देकर उसकी परेशानी बढ़ा रहा है। चीन की जीरो कोविड पॉलिसी भी सफल होती नहीं दिख रही है। रिपोर्ट के मुताबिक हेनान स्टेट के स्वास्थ्य कमिश्नर ली वेंजिंगू ने बताया कि इस बार जो कोरोना के केस मिल रहे हैं उनमें अधिकतर BA.5.1.3 वेरिएंट की पुष्टि हो रही है। ये वेरिएंट देश में पहली बार सामने आ रहा है। डॉक्टरों के अनुसार ये वेरिएंट काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। कोरोना के नए वेरिएंट और ज़्यादा केस मिलने के बाद चीनी सरकार ने एहतियातन सान्या में विदेश से आने वाली सभी फ्लाइटों को रद्द कर दिया है। अधिकतर शहरों में ट्रेन टिकट की बिक्री भी रोक दी गई है। चीनी सरकार टूरिस्टों और देश के नागरिक से अपील कर रही है कि कोरोना गाइडलाइंस का पालन करें और कोरोना से छुटकारा पाने में हमारी मदद करें। अब अगली खबर का रुख करते हैं श्रीलंका से। भारतीय पेट्रोलियम कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन गंभीर आर्थिक एवं ईंधन संकट से जूझ रही श्रीलंका में 50 पेट्रोल पंप खोलकर पड़ोसी देश में अपने कारोबार का विस्तार करेगी। IOC की श्रीलंकाई इकाई LIOC के प्रबंध निदेशक मनोज गुप्ता ने सोमवार को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पेट्रोल पंपों के तेल भंडारण टैंक एवं अन्य जरूरी उपकरणों का बोझ कंपनी उठाएगी, जबकि जमीन एवं अन्य ढांचागत खर्च पंप संचालक उठाएंगे। गुप्ता ने यहां संवाददाताओं से कहा कि हमें 50 नए पेट्रोल पंप खोलने की मंजूरी मिल गई है। इसके लिए हम श्रीलंका सरकार का आभार जताते हैं। श्रीलंका में इस साल की शुरुआत से ही ईंधन की किल्लत देखी जा रही है। विदेशों से तेल की खरीद के लिए समुचित विदेशी मुद्रा नहीं होने से श्रीलंका में ईंधन की पर्याप्त आपूर्ति नहीं हो पा रही है। इस दौरान कई बार पेट्रोल पंप एवं डीजल के दाम भी बढ़ाए गए हैं। इस संकट के चरण पर रहते हुए जून जुलाई में LIOC पेट्रोलियम उत्पादों की खुदरा बिक्री करने वाली इकलौती कंपनी थी। श्रीलंका की सरकारी तेल कंपनी CPC की आपूर्ति जून के मध्य में ही बंद हो गई थी, जिससे जरूरी वस्तुओं के दाम भी बढ़ने लगे। इस स्थिति में नए पेट्रोल पंप खोलने की मंजूरी मिलने से उत्साहित LIOC के प्रमुख ने कहा कि संभावित साझेदारों की तलाश के लिए विज्ञापन जल्द ही जारी किए जाएंगे। श्रीलंका में यह कंपनी फिलहाल 216 पेट्रोल पंपों पर संचालित कर रही है। पड़ोसी देश में पेट्रोल एवं डीजल खुदरा बाजार में 16% हिस्सेदारी उनके पास ही। अब अगली खबर है भारतीय शेयर बाजार के संबंध में। भारतीय शेयर बाजार सूचकांक सेंसेक्स व निफ्टी सोमवार को क्रमशः 465.14 अंक व 127.60 अंक की वृद्धि के साथ बंद हुए। इसके साथ ही सेंसेक्स चढ़कर 58,853.07 अंक पर पहुंचा, जबकि निफ्टी 17,525.10 अंक पर पहुंच गया है। इस दौरान कोल इंडिया को सर्वाधिक मुनाफा हुआ, जबकि BPCL को सर्वाधिक नुकसान हुआ और स्टॉक की कीमतों में 3.20 की गिरावट भी आई है। अब खबर है अरबपति बिजनेसमैन मुकेश अंबानी के संबंध में। रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने लगातार दूसरे साल भी कोई वेतन नहीं लिया है। अरबपति बिजनेसमैन मुकेश अंबानी लगातार दूसरे साल वित्त वर्ष 21-22 में अपनी प्रमुख कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज से कोई भी वेतन नहीं लिया है। RIL ने वार्षिक रिपोर्ट में बताया कि अंबानी ने दोनों वर्षों में चेयरमैन और प्रबंध निदेशक के रूप में अपनी भूमिका के लिए कंपनी से किसी भी भत्ते, कमीशन या स्टॉक विकल्प का लाभ भी नहीं उठाया है। अंबानी ने 2008-9 से लगातार अपना मेहनताना 15 करोड़ पर सीमित कर रखा था। अब अगली खबर का रुख करते हैं हम मनोरंजन जगत से।
हाल ही में हम तो हमारे बारे नाम की एक फिल्म का पोस्टर रिलीज किया गया, जिस पर विवाद खड़ा हो गया। सोशल मीडिया पर नाराजगी जाहिर की जा रही है। फिल्म मेकर कमल चंद्रा ने हाल ही इस फिल्म का पोस्टर रिलीज किया था। फिल्म का सब्जेक्ट मुस्लिम समुदाय के बीच जनसंख्या विस्फोट से जुड़ा हुआ है। पोस्टर पर एक लाइन भी लिखी है, जल्द ही चीन को पीछे छोड़ देंगे। लोग इस फिल्म को बनाने के पीछे की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं। पत्रकार राणा अयूब ने भी सेंसर बोर्ड और फिल्म के प्रोड्यूसर से इस फिल्म को बनाने की मंशा पर सवाल उठाए हैं। इस पूरे मुद्दे पर अब कमल चंद्रा और फिल्म के लीड एक्टर अनूप कपूर का रिएक्शन सामने आया है। देश में बढ़ती आबादी लंबे समय से गंभीर मुद्दा रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट में भी दावा किया गया है कि भारत अगले साल तक बढ़ती आबादी के मामले में चीन को भी पीछे छोड़ देगा। इसी को ध्यान में रखते हुए हम तो हमारे बारे नाम की फिल्म बन रही है, जिसके पोस्टर पर विवाद हो गया। पोस्टर में एक समुदाय विशेष को दिखाते हुए यह इशारा देने की कोशिश की गई है कि देश की बढ़ती आबादी में उसका बहुत बड़ा हाथ है। अब अगली खबर है 5G मोबाइल सेवाओं के संबंध में। दूरसंचार राज्य मंत्री देवू सिंह चौहान ने सोमवार को कहा कि लंबे समय से प्रतीक्षित उच्च गति वाली 5G सेवाएं लगभग 1 महीने में शुरू हो सकती हैं। चौहान ने एशिया और ओशिनिया क्षेत्र के लिए अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के क्षेत्रीय मानकीकरण मंच के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए यह उम्मीद जताई है। उन्होंने कहा कि भारत इस साल के अंत तक 5G सेवाओं के लिए स्वदेश में विकसित और निर्मित 5G दूरसंचार गियर तैनात कर सकता है। उन्होंने कहा कि लगभग 1 महीने में देश में 5G मोबाइल सेवाएं शुरू हो जाएंगी, जिसका सभी क्षेत्रों के विकास पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। एक 6G प्रौद्योगिकी नवाचार समूह भी स्थापित किया गया है, जो स्वदेशी 6G स्टैक के विकास की दिशा में काम कर रहा है। चौहान ने कहा कि सरकार स्वदेशी रूप से डिजाइन, विकसित और निर्मित उन्नत दूरसंचार प्रौद्योगिकी को बढ़ावा दे रही है और इसके चलते भारत में आज एक मजबूत घरेलू 5G मोबाइल संचार पारिस्थितिकी तंत्र है। मंत्री ने कहा कि हमने पूरी तरह से स्वदेशी 5G टेस्ट बेस्ड विकसित किया है, जो 5G नेटवर्क तत्वों के परीक्षण की सुविधा देगा। भारत में 5G नेटवर्क को लागू करने के लिए हमें वर्ष के अंत तक स्वदेशी रूप से विकसित और निर्मित 5G स्टैक तैयार होने की संभावना है। मंत्री ने कहा कि भारतीय दूरसंचार बाजार में वृद्धि मोदी सरकार की बाजार अनुकूल नीतियों से हुई है। चौहान ने कहा कि हमने दूरसंचार क्षेत्र में कई संरचनात्मक और प्रक्रियात्मक सुधारों की शुरुआत की है। इन सुधारों ने दूरसंचार उद्योग के लिए बेहद सकारात्मक और भविष्योन्मुखी वातावरण तैयार किया है। नतीजतन भारत में हाल ही में 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी में 20 अरब अमेरिकी डॉलर की बोलियां मिली है। उन्होंने कहा कि भारतीय इंजीनियरों ने 5G मानकों का एक सेट विकसित किया है, जिसमें ग्रामीण इलाकों में 5G नेटवर्क के प्रसार में आसानी होगी। इसी के साथ ही आज का HS हिंदी न्यूज़ चैनल का बुलेटिन समाप्त होता है। इसको अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें।